हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक्स। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये वर्ड रिकंसिलिएशन का मतलब। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग बैलेंसेस में अगर कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंसेस का रीजन फाइंड आउट करना, उनको रिकंसाइल करना। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कौन से दो डिफरेंसेस को हमको रिकंसाइल करना है? तो एक है कैश बुक का बैंक कॉलम, दूसरा है पासबुक। पासबुक हमको प्रोवाइड करती है बैंक एंड कैश बुक हम लोग बिजनेस पे खुद मेंटेन करते हैं। कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो हमारे बैंक अकाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है और ये पासबुक भी बैंक अकाउंट का ही स्टेटमेंट है। तो कभी भी अगर ये दोनों बुक्स हम ओपन करके देखें तो दोनों के हिसाब से हमारे अकाउंट में सेम ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, सेम बैलेंस होना चाहिए। बट बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से ये दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो वो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ही हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंसेस का रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन होता है चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड। चेक इश्यूड मतलब हमें किसी को पेमेंट करना था तो हमने उसको चेक से पे किया। जैसे ही हम किसी को चेक इश्यू करते हैं हम इमीडिएटली अपने कैश बुक में एंट्री कर देते हैं और कैश बुक का बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब ऑपोजिट पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बैंक अकाउंट में जाके वो चेक डिपॉजिट करे सो दैट हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो। बट अगर सामने वाले ने उसको प्रेजेंट नहीं किया या खुद के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया तो हमारा पासबुक का बैलेंस है वो चेंज नहीं होता है। अकॉर्डिंगली अब दोनों को मैच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बीआरएस के हर क्वेश्चन में, हर ट्रांजैक्शन में आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं कि आप एक हाथ को अज्यूम करें कैश बुक, दूसरे को अज्यूम करें पासबुक। चेक इश्यू करते टाइम कैश बुक का बैलेंस कम हो गया बिकॉज हमने चेक इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दिया, बट पासबुक में कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ है बिकॉज ऑपोजिट पार्टी ने अपने अकाउंट में वो चेक डिपॉजिट नहीं किया है। अब अगर हम बना रहे पीआरएस तो हमारे हाथ में कैश बुक है, कैश बुक को हम इंक्रीज कर देंगे सो दैट दोनों मैच हो जाए। और अगर बैंक बना रही है पीआरएस तो वो पासबुक में से रिड्यूस करेंगे सो दैट वो कैश बुक से मैच हो जाए। या तो कैश बुक में होगा ऐड या फिर पासबुक में होगा सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड। अब यहाँ पे हम चेक से कोई रिसिप्ट रिसीव कर रहे हैं और जैसे ही हम रिसीव करेंगे हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक का हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक में डिपॉजिट करने के बाद बैंक को 1 से 2 दिन लगते हैं वो पैसे कलेक्ट करके आने में। पासबुक का बैलेंस 1 से 2 दिन तक चेंज नहीं होगा जबकि कैश बुक का हमारा इमीडिएटली इंक्रीज हो गया। अगर हम बना रहे पीआरएस तो हम कैश बुक में से रिड्यूस करके उसको पासबुक से मैच करेंगे और अगर बैंक बना रही है तो बैंक पासबुक में इंक्रीज कर देगी। कैश बुक से होगा माइनस, पासबुक में होगा प्लस। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड। यहाँ पे हमने चेक रिसीव किया, इमीडिएटली कैश बुक में रिकॉर्ड किया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बट हमने ही उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है तो ऑब्वियसली पासबुक के बैलेंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम बना रहे पीआरएस तो कैश बुक से माइनस करेंगे, बैंक बना रही है तो वो पासबुक में प्लस करेंगे। कैश बुक से माइनस, पासबुक में प्लस। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड नॉट recorded in कैश बुक। यहाँ पे हमको एक चेक मिला बट इस बार हमने कैश बुक में ही उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक का बैलेंस चेंज नहीं हुआ। बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने वो पैसे कलेक्ट भी कर लिए तो पासबुक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। अगर हम बना रहे पीआरएस तो हम कैश बुक में ऐड कर देंगे, अगर बैंक बना रही है तो वो पासबुक से माइनस कर देंगे।
तो कैश बुक में ऐड, पासबुक में माइनस। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। सो हमने चेक रिसीव किया, इमीडिएटली कैश बुक में रिकॉर्ड किया, हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। चेक हमने डिपॉजिट भी किया, बट ऑपोजिट पार्टी के अकाउंट में या तो पैसे नहीं थे या फिर चेक में कुछ टेक्निकल मिस्टेक था, सिग्नेचर वगैरह सही नहीं था, जिसकी वजह से पासबुक में पैसे नहीं आए। सो यहाँ पे हम अगर बना रहे पीआरएस तो हम कैश बुक से माइनस करेंगे, और बैंक बना रही है तो वो पासबुक में प्लस कर देंगे। सो माइनस प्लस। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। सो एक कस्टमर से हमको कुछ पैसे मिलने वाले हैं। अब कस्टमर ने हमको आके कैश नहीं दिया, उसको हमारा अकाउंट नंबर ऑलरेडी पता है, तो वो हमारे बैंक में गया और हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब इसके बारे में कस्टमर ने हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो पासबुक में एंट्री हो गई है, बैंक में पैसे रिसीव हो गए हैं, बट कैश बुक में कुछ भी एंट्री नहीं हुई। तो अगर हम बना रहे पीआरएस तो हम कैश बुक में प्लस कर देंगे, और अगर बैंक बना रही है तो वो पासबुक से माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। सो हमने बैंक में जो भी पैसे डिपॉजिट किए उसके ऊपर हमें बैंक इंटरेस्ट देती है। अब इंटरेस्ट देने के लिए बैंक हमको बुलाएगी नहीं कि आके इंटरेस्ट लेके जाओ, हमारा अकाउंट ऑलरेडी बैंक में है, तो बैंक ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में इंटरेस्ट डिपॉजिट कर देगी, जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, बट हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक सेव। अब अगर हम बना रहे पीआरएस तो कैश बुक में ऐड कर देंगे, और अगर बैंक बना रही है तो पासबुक से माइनस कर देंगे। तो कैश बुक में ऐड या फिर पासबुक से माइनस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अब ये ऊपर वाले पॉइंट का ऑपोजिट है। अगर हमने बैंक से कुछ लोन लिया है तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसके लिए भी बैंक हमको अलग से बुलाएगी नहीं, सीधा अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी, तो पासबुक का बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, बट कैश बुक सेम है। तो अगर हम बना रहे हैं तो कैश बुक से हम माइनस करेंगे, बैंक बना रही है तो वो पासबुक में प्लस करेगी। सो माइनस प्लस। नेक्स्ट, इनकम कलेक्टेड बाय बैंक। नाउ इनकम कलेक्टेड मतलब अगर कुछ रेगुलर बेसिस पे हमको इनकम मिलने वाली है तो हम बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये हमारी इनकम कलेक्ट करके लाओ। फॉर एग्जांपल, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट, तो वो बैंक सीधा कंपनी से कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है और कैश बुक सेम रहता है। तो अगर हम बना रहे हैं पीआरएस तो कैश बुक में ऐड कर देंगे, बैंक बना रही है तो वो पासबुक से माइनस कर देंगे। सो कैश बुक में ऐड, पासबुक में माइनस। नेक्स्ट, एक्सपेंस पेड बाय बैंक। सो जैसे हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बैंक को इनकम कलेक्ट करने के लिए, वैसे ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एक्सपेंस पे करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब हर महीने पे करना है, सो बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करेगी, तो पासबुक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बट कैश बुक सेम है। तो अगर हम बना रहे हैं तो कैश बुक से माइनस करेंगे, और बैंक बना रही है तो वो पासबुक में प्लस करेंगे। तो माइनस प्लस। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। अब बैंक जो हमको अलग अलग फैसिलिटीज देती है उसके लिए कुछ ना कुछ चार्जेस लेगी। चार्जेस लेने के लिए हमको अलग से बैंक में जाके पे नहीं करना पड़ता, बैंक हमारे अकाउंट से सीधा डिडक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा और कैश बुक सेम रहेगा। तो या तो हम कैश बुक से माइनस कर सकते हैं या फिर पासबुक में बैंक प्लस कर देगी। सो माइनस प्लस। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करता हूँ, 12th पॉइंट। अब आते हैं एरर्स। अब एरर्स में डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट।
अब पहले यहाँ पे हमको समझना है कैश बुक के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है। तो कैश बुक का जो फॉर्मेट है, डेबिट में आता है रिसिट, क्रेडिट में आता है पेमेंट। सो डेबिट साइड मतलब रिसिट साइड हमने ओवरकास्ट कर दिया है, कैश बुक में रिसिट्स हमने ज्यादा लिख दी है। अब अगर रिसिट ज्यादा लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बट बैंक ने वो मिस्टेक नहीं किया है, पासबुक सेम रहेगा। तो अगर हम बना रहे हैं पीआरएस तो कैश बुक से माइनस, और अगर बैंक बना रही है तो पासबुक में प्लस। सो कैश बुक में माइनस, पासबुक में प्लस। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। अब कैश बुक में क्रेडिट साइड ऑब्वियसली पेमेंट होता है। अगर पेमेंट साइड हमने ओवरकास्ट किया है, पेमेंट ज्यादा लिख दी है, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। और पासबुक में तो ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ नहीं है, पासबुक सेम है। तो अगर हम बना रहे पीआरएस तो कैश बुक में ऐड कर देंगे, बैंक बना रही है तो वो पासबुक से माइनस कर देंगे। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब जो अंडरकास्ट का ट्रीटमेंट है वो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, तो इसलिए वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा। मतलब अगर डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट होता है तो रिसिट साइड कम लिखा तो ऑटोमेटिकली कैश बुक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो या तो कैश बुक में वापस ऐड करेंगे या फिर पासबुक से माइनस। एंड क्रेडिट साइड अगर अंडरकास्ट हो गया, मतलब हमने पेमेंट्स कम लिखे, तो फिर कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा और पासबुक सेम है। तो या तो कैश बुक से माइनस करेंगे या फिर बैंक पासबुक में ऐड करेगी। वैसा ही सेम मिस्टेक्स बैंक भी कर सकती है। तो डेबिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट। अब कैश बुक में डेबिट साइड रिसिट होता है, बट पासबुक जो बना रही है बैंक वो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। उसकी वजह से बैंक के लिए जो रिसिट है वो हमारा पेमेंट है, और बैंक के लिए जो पेमेंट है वो हमारा रिसिट है। अकॉर्डिंगली डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज पेमेंट साइड। अब पेमेंट साइड अगर ओवरकास्ट हो गया है, ज्यादा पेमेंट रिकॉर्ड हो गए पासबुक में, तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है। तो या तो हम कैश बुक से माइनस करेंगे या फिर बैंक जो है वो पासबुक में प्लस कर देगी। तो कैश बुक से माइनस, पासबुक में प्लस। एंड क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट। सो पासबुक का क्रेडिट साइड रिसिट साइड हो जाएगा, और पासबुक में रिसिट में अगर ओवरकास्ट किया मतलब ज्यादा रिसिट्स लिखे तो ऑटोमेटिकली पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस सेम है। तो या तो हम कैश बुक में ऐड करेंगे या फिर पासबुक से माइनस। कैश बुक में ऐड या फिर पासबुक से माइनस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? तो एक बिल्स रिसीवेबल है जिसके ऊपर हमको फ्यूचर में कुछ पैसे मिलने वाले हैं। अब हम फ्यूचर तक रुकना नहीं चाहते, तो हमने बैंक में वो बिल दिखा के एडवांस में बैंक से पैसे ले लिए। ड्यू डेट पे अगर बैंक को वो पैसे नहीं मिले मेन डेटर से, तो उस सिचुएशन में बैंक हमारे अकाउंट से वो डिडक्ट करेगी। सो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया, बैंक से एडवांस पैसे ले लिए, और फिर ड्यू डेट पे बैंक को डेटर से पैसे मिलने चाहिए थे और वो डेटर ने डिसऑनर कर दिया, तो अब बैंक हमसे लेगी। बैंक हमसे लेगी मतलब हमारे पासबुक से, हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी, तो ऑटोमेटिकली पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, कैश बुक सेम है। तो या तो हम कैश बुक से माइनस करेंगे या फिर पासबुक में बैंक प्लस कर देगी। तो माइनस और प्लस। देन बिल्स पेएबल repaid under rebate by the bank। अब यहाँ पे ऊपर के ट्रांजैक्शन में ये एक बिल्स रिसीवेबल था, तो हम इसको रिसीवेबल ही लिख लेते हैं। यहाँ पे बिल्स पेएबल है, सो हमें किसी को पे करना था एक बिल्स पेएबल का अमाउंट, हमने बैंक को वो दे दिया कि हमारे बदले ये जाके हमारे क्रेडिटर को पे कर दो। अब बैंक ने क्या किया? रीपेड अंडर रिबेट। इसका मतलब है जो ड्यू डेट था पेमेंट का उसके पहले ही बैंक चली गई और बैंक ने हमारा अमाउंट पे कर दिया।
अब बिकॉज हमारे क्रेडिटर को टाइम से पहले पैसे मिल रहे हैं तो वो क्रेडिटर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा। से फॉर एग्जाम्पल बिल का अमाउंट था 10,000, तो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारे बदले 10,000 जाके पे कर दो, और हमने कैश बुक से 10,000 कम कर दिया। अब बैंक ने एडवांस में जाके पेमेंट किया और बैंक को देना पड़ा सिर्फ 9,000, सो पासबुक सिर्फ 9,000 से रिड्यूस होगा। तो उसकी वजह से 1,000 का डिफरेंस आ जाएगा कैश बुक पासबुक में। तो या तो कैश बुक को 1,000 से ऐड करेंगे या फिर बैंक पासबुक को 1,000 से माइनस। सो कैश बुक में ऐड या फिर पासबुक में माइनस। सो ये हमारा बेसिक्स हुआ बीआरएस का, जिसमें हमने अलग अलग रीजंस डिस्कस किए कि कैश बुक और पासबुक में क्यों डिफरेंस आता है। इसके अगले वीडियो में बीआरएस से रिलेटेड हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अलग अलग ट्रांजैक्शंस लेके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक पे ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।